आप लोगों को कराने हैं, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चे। तो लास्ट टाइम हमने जो है रेडियस का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, हमने बोहर अंकल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, राइट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, और जो 20 स्टूडेंट्स हैं प्लीज मेक श्योर करना कि क्लास आज लीव मत करना बीच में से। अगर जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, रीजन है, तो प्लीज मुझे टेक्स्ट कर देना, अदरवाइज मत करना, बिकॉज फिर तुम वीडियो रिकॉर्डिंग से देखते रहोगे, ठीक है, फिर वो चीज ज्यादा खास समझ में नहीं आएगी, ठीक है, इसलिए पूरी क्लास अटेंड करना, ठीक है। तो हमने बोहर अंकल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, राइट? ठीक है, फिर हमने उसके बाद क्या निकाली, बोहर के पोस्टुलेट्स जो हैं बेसिकली हमने देखे थे। उसका जो मेन पोस्टुलेट था, मुझे कौन बताएगा बोहर का मेन पोस्टुलेट क्या था बच्चे, कोई बताएगा? बोहर का मेन पोस्टुलेट उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू xh/2π हो। nh/2π, और ऑर्बिट के अराउंड, हाँ वेरी गुड, ऑर्बिट के अराउंड नहीं, उस ऑर्बिट में, सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम सुहानी कितना होगा, nh/2π होगा। v क्या था, वेलोसिटी, m क्या था, मास था इलेक्ट्रॉन का, n इज योर ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर, ठीक है, h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी बात मैं तुम लोगों से परसों करूंगी, हमारा स्टार्ट करूंगी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें प्लैंक्स के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो हमने मेन पोस्टुलेट ये देखा था कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी का कहीं भी घूमेगा, ठीक है, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा, उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी फिक्स्ड रेडियस होगी, एंड फिक्स क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी, ठीक है। हमने रेडियस का फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर लिया था, ठीक है। रेडियस क्या था हमारे पास, n² डिवाइड बाय 4π, अब आई थिंक याद करके आए होंगे ना सारे के सारे, n² डिवाइड बाय 4π² m/kz² ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो रेडियस है, सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करने के बाद उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था बच्चे 0.529 n²/z आर्मस्ट्रॉन्ग, और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या है बच्चे, n यहाँ पे आपका शेल नंबर है, ऑर्बिट नंबर है, आपको दे सकते हैं कि 5th ऑर्बिट के लिए निकालिए। और बोहर जो मॉडल था वो किसके लिए एप्लीकेबल था बच्चे, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल है वो, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। तो Z आपका हो सकता है वो हाइड्रोजन दे दे, लिथियम दे दे, हीलियम दे दे, उसकी मर्जी है, बेरिलियम दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका एटॉमिक नंबर जो है वहां पे डालना है, पुट करना है, ठीक है बच्चे, ओके। मैं आपको आई थिंक एक चीज बता रही थी बच्चे, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताऊंगी, है ना, मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगी, तो आज वो कर ही लेते हैं, निपटा लेते हैं, नहीं तो फिर पता चले बाद में हम भूल गए। तो बच्चे अगर आपको रेडियस निकालनी हो न्यूक्लियस की, क्या निकालनी हो, न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी हो, मान लो कोई भी न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा ये आप ध्यान रखेंगे। जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 1/3 के। ए क्या बच्चे यहाँ पे मास नंबर है, ए क्या है यहाँ पे मास नंबर है, की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। वो किसी भी न्यूक्लियस के लिए आपको बोल सकता है, हीलियम के लिए बोल दिया, लिथियम के लिए बोल दिया, तो आपको क्या करना है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी लर्न करो मेरे साथ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3, ठीक है, मास, ओके बच्चे, मैं लग जाएगी बेटा, क्लास में रह बेटा, ठीक है, मास नंबर का 1/3, ओके। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या बच्चे R0, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻13, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, बोलो हाँ या ना, बोलो। यस मैम। ये वाला आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1.33 इंटू 10⁻⁻13 ए की पावर 1/3, ए क्या है मास नंबर है, ठीक है, आर क्या है रेडियस है न्यूक्लियस की। तो आपको अगर किसी के बारे में भी पूछ रखा हो, मान लो लिथियम के बारे में पूछ रखा हो, अगर आपके पास उसका मास नंबर है, जैसे लिथियम का 7 होता है, तो क्या आप उसके रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और आपको पता है बच्चा मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है,
तो क्या अगर ये क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड, वैसे नीट में इतना नहीं पूछा जाता है, जेई में पूछा जाता है, तो लेकिन फिर भी आप पढ़ लो, है ना। जब इतना हम एक एक चीज, हम बारीकी चीज पढ़ रहे हैं, तो ये भी पढ़ने में हमारा कोई कुछ जा नहीं रहा है, इजी है। ठीक है बच्चे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ओके। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था बच्चे, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। एक बार पढ़ना है इसको। ये क्या लिखा हुआ है, देयर इज, सबको दिख रहा है ना? अगर छोटा दिख रहा है तो प्लीज थोड़ा जूम कर लो बेटा, क्योंकि मुझे मेरे फोन से बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा दिव्यांश बेटा जल्दी आकर। ठीक है, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये मैंने बोल दिया था आपको बच्चे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा क्या है, खाली स्पेस है। इन दिस पार्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। The number of electrons in an atom is always the equal number of protons present in the nucleus, as the nuclear part of atom is responsible for the mass of atom. ठीक है, the extra nuclear part is responsible for its volume. बोलो हाँ या ना, ये वाली बात समझ में आई है सबको? यस मैम। जो एटम का जो न्यूक्लियर पार्ट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एटम का सारा मास है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से है, और जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो उसके वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको पता है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता के आई हूँ कि द वॉल्यूम ऑफ एटम इज अबाउट 10⁻15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या ये वाली बात सबको याद आ गई? कि अगर मान लो, इधर देखो, अगर मैं न्यूक्लियस मेरा इतना छोटा है, ठीक है, और बाकी सारा क्या है आपका, इतना बड़ा क्या है, एटम है, तो कितना वॉल्यूम है? इज अबाउट 10⁻15 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के। हमने एग्जांपल किसका लिया था बच्चे? क्रिकेट बॉल का लिया था ना, कि आप एक बड़े ग्राउंड में खड़े हो, अगर आपके हाथ में क्रिकेट बॉल है तो एटॉमिक रेडियस कितनी होगी बताओ? 5 किलोमीटर होगी। आप ऐसे कंपेयर जो है वो कर सकते हो। समझ में आई बेटा? यस मैम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक ये वाली चीज ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यों लिया है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एटम को स्फीयर मान के चले हैं। इन्होंने क्या मान के चला है? एटम को स्फीयर मान के चलो। और आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, देख पा रहे हो? और रेडियस ऑफ एटम कितना लिया इन्होंने? 10⁻⁻8 लिया है। तो न्यूक्लियस का रेडियस कितना है? 10⁻⁻13। और देखो वही वैल्यू पुट करके इन्होंने वॉल्यूम निकाला हुआ है। ठीक है, तो देख पा रहे हो न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना है? बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, चलो चलें आगे बच्चे। ओके, यस मैम। ओके, तो आप लोगों के ये सामने क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे, देन नेक्स्ट तो हमें पढ़ाई करनी ही करनी है। और ध्यान रखना, आज के लेक्चर में सभी अपने हाथ में क्या रखेंगे बच्चा? नोटबुक रखेंगे। ठीक है, सारा रिवाइज कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरी साइड से कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन आपको भी पूरा मेरा साथ देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये है कि विच वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी। मान के चलो ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन, मान लो ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन, तो इसको आप कैसे जल्दी सॉल्व करोगे? क्योंकि आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है नीट के पेपर में। ठीक है, इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल? जितना टाइम लगाओगे उतना देर तक फिर ये चैप्टर चलता रहेगा, खिंचता जाएगा। हाँ जी, 22 स्टूडेंट्स हो चुके हैं यहाँ पे। प्लीज बच्चे थोड़ा सा जल्दी आया करो, आई रिक्वेस्ट यू। सी किसने बोला है? दिव्यांश ने। बाकी को मैंने नहीं पढ़ाया था बोहर मॉडल। क्या मैंने बाकी बच्चों को बोहर मॉडल इतना टाइम लगाते हैं फिर? नहीं ना। तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बोला था? एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? NH/2 पाई। ठीक है, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी कि h/2 पाई भी पॉसिबल है। अगर आप n की वैल्यू 1 ले लो, n की वैल्यू 2 ले लो, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, राइट। और अगर n की वैल्यू 5 ले लोगे तो 5h/2 पाई आ जाएगा। सिर्फ यही वाली ऐसी वैल्यू है 3π/4h जो कि पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। मैंने क्या कहा था? इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए n की। समझ में आई बच्चे? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इन हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज। मैम ग्राउंड स्टेट मतलब?
अभी तो आप ये लिख लो n इज इक्वल टू 1, बाकी मैं आप लोगों को आज समझाऊंगी ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक बोला, MVR/NH/2 पाई। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्योंकि बता दिया कि ग्राउंड स्टेट क्या है, n इज इक्वल टू 1 है। वैसे आपको आज पता भी चल जाएगा ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ये क्या होते हैं, क्योंकि आपके लिए नई नई चीजें है ना। तो ग्राउंड स्टेट ध्यान रखना, n की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 होती है, और अगर n की वैल्यू 1 होती है तो क्या हो जाएगा, h/2 पाई हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्लियर नहीं हुआ है? ये तो बहुत सिंपल था। किस पे बेस्ड थे ये क्वेश्चन? MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, जो कि बोहर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं अपनी मनपसंद जगह में घूमेगा भैया, जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होना चाहिए। अगर है तो ही घूमेगा। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका h/2 पाई होगा। सेकंड ऑर्बिट में वो तभी जाएगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 2h/2 पाई होगा, वरना अपनी जगह पे दोबारा आ जाएगा। समझ में आ गई सबको? ओके, ठीक है बच्चे। तो हमने बेसिकली ये डिराइव कर लिया था, है ना। r इज इक्वल टू वट, r इज इक्वल टू वट 0.529। आप भी लिखेंगे कॉपी में, जितना लिखेंगे उतना ज्यादा याद होंगी चीजें। जितना सिर्फ मेरे को ही देखते जाएंगे वो चीजें मुझे ही याद होती जा रही है, बट मुझे नहीं करनी है, याद आपको करनी है। ठीक है, तो जितना लिखने की हैबिट डालेंगे उतनी चीजें आपके माइंड में फिट होती जाएंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे तो भैया फॉर्मूले भी आएंगे, और फॉर्मूले आएंगे तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक फॉर्मूले को कैसे यूज करना है मैं आपको सारी चीजें बताते हुए चलूंगी। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लास किसी को मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो हमने आर का क्या निकाला था, एक फॉर्मूला क्या था बच्चे, कोई मुझे बता पाएगा? एक आर का फॉर्मूला मैंने क्या निकाला था, कोई मुझे बता पाएगा? मैम 0.53 इंटू n²/z। ठीक है, वो तो ये था 0.529 n²/z आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और एक आर्मस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है बच्चे? 10⁻⁻10 मीटर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इंटू 10⁻⁻10 मीटर? और आपको पता है 1 मीटर में क्या होता है, 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती सेंटीमीटर में? 0.529 इंटू 10⁻⁻8 इंटू n²/z सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? यस मैम। पक्का? बोलो बोलो। और क्या लिखवाया था एक फॉर्मूला? रेडियस का क्या लिखवाया था मैंने? n²h² डिवाइड बाय 4π² mkze²। बोलो, लिखवाया था? तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, याद रख सकते हो। नहीं रख सकते तो मैं पहले ही बता देती आपको कि बेटा ये याद नहीं रख पाओगे, मत रखो, बट आप कर सकते हो। लेकिन मेन आपको ये ध्यान होने चाहिए। और इसमें से भी कौन सा बच्चे? ये वाला। समझ रहे हो सारी बात मेरी? यस मैम। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे? एन फिर लिख दूं, एन आपका ऑर्बिट नंबर है या शेल नंबर है? 1 2 3 कुछ भी आपको दे सकता है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालो, सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालो। और जेड क्या है बच्चे? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमने किसके लिए डिराइव किया था बच्चे? फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, और वही लिखा हुआ है, द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, दैट इज स्पीसीज कंटेनिंग ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे क्या एग्जांपल था? हीलियम का प्लस, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ या ना? है ना? yes, एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम +2 ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। बेरिलियम 3 ये भी क्या है बच्चे? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्लियर हुआ सभी को? क्योंकि अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन कराऊंगी बोहर मॉडल इस पे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे। ठीक है, जल्दी से आप लोग स्पैम करेंगे चैट बॉक्स में इसका फॉर्मूला, जल्दी से, फटाक से, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। 0.53 इंटू n²/z, जल्दी लिखो। ये सिंपल ये लिख दो, n²/z, खत्म, मेरे लिए बहुत है उतना। जल्दी डालो सारे के सारे 23 के 23 स्टूडेंट्स, और जो डालता जाए वो क्वेश्चन करता जाए। ओके, वेरी गुड, शाबाश। जिसका होते जाए ये वो क्वेश्चन करता जाए। वेरी गुड।
n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर बाय z। शाबाश। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, जेई मेन 2017 में आया हुआ है। क्या सभी को विजिबल है स्क्रीन? क्या सभी को विजिबल है? और यही सेम क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ था। सारे बच्चे नोटबुक निकालो और हो जाओ शुरू। क्या बोला है? द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, आर्मस्ट्रॉन्ग में बताना है। मैम ये तो आपने बताया हुआ है और हमें भी अच्छे से पता है, यही फॉर्मूला होता है। सेकंड बोहर ऑर्बिट, वेरी गुड। सेकंड बोहर ऑर्बिट का मतलब क्या है? n की वैल्यू 2 और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1। तो बस कुछ नहीं करना, यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बताओ? 2.12 आर्मस्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, 2.12 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या मैं इस पे बी ऑप्शन पे टिक मार्क कर दूं? यस बोलिए। ये देखो, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। भैया हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। हमें क्या फॉर्मूला थोड़ी ना डिराइव करना है पेपर में, हम तो डायरेक्ट क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकाल के आएंगे। वो क्या हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है? ये नीट वाले नहीं देते हैं, क्योंकि जेई में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप रहता है नीट के कंपैरिजन में। तो नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बट ये जो फालतू की बातें जेई वाले लिख के देते हैं, नीट वाले नहीं लिख के देंगे। क्लियर हो गया सभी को ये क्वेश्चन? यस मैम। ओके, अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोगों के लिए। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। आपको रेशियो निकालना है सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट का। ध्यान रखना, सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन की है और थर्ड ऑर्बिट किसकी है? लिथियम 2+ की। न्यूक्लियस चेंज हो गया, पहले हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, फिर लिथियम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चे? हाँ या ना तो बोल दो। यस मैम। चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, जल्दी करो। हम्म 8/9। 8/9। 8:9। 8:9 आ रहा है सुहानी? यस मैम। ओके, देख लेते हैं बच्चे। R2 आ जाएगा तुम्हारा 0.5। 4:9 आ रहा है। 4:9? कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो भाई। R3 क्या हो जाएगा? 0.529। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और Z की वैल्यू क्या पुट करोगे लिथियम में? 3। तो ये तो कुछ और ही आ रहा है भाई, क्या कर रहे हो? आंसर निकालो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? 12:9। 4:3 है बेटा आंसर। मैम कैंसिल करके 4:3। हाँ, कैंसिल करके। यस मैम, 4:3 आ रहा है। पक्का सभी का? देखो भाई, बाकी यस मैम। तो मैंने अभी मैं अभी तो तुम लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ। मैं ये चैप्टर वही आप लोगों का इस हफ्ते में भी खत्म कर सकती हूँ, बट मैं करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये चैप्टर कैसा है ना। मैंने खुद फेस किया हुआ ये चैप्टर मेरे टाइम पे, तो मैं नहीं चाहती जो जो चीजें मैंने फेस की थी वो आप लोग भी करो। ठीक है, तो बेशक टाइम लगाएंगे हम इस चैप्टर पे, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है? हाँ मुस्कान, आप कर सकते हो बेटा, लेकिन प्लीज बी रेगुलर। ठीक है, चलें बच्चे आगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी थी। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। सिंपल तुम्हारे लिए, बस एक तरह से वो है कि फॉर्मूले को जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग क्या कर सको, यूज कर सको। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे, सेकंड है तो n की वैल्यू 2, थर्ड है तो n की वैल्यू 3 एंड फोर्थ ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 4। क्लियर हो गया सभी को? ये कर लोगे? आई थिंक मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कराया था। बोलो हाँ या यस मैम। चल हाँ चल ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो? कैन यू क्रैक इट? द डिफरेंस, ध्यान से समझना क्वेश्चन को प्लीज। द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट, देख पा रहे हो आप बेटा? जो डिफरेंस है थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट का, वो कितना है? डेल्टा R1 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है?
थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट फॉर लिथियम, उसका डिफरेंस दिया हुआ है डेल्टा R2, आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? आ ही गया होगा। हाँ जी बच्चे, हाँ या ना? निकालो निकालो, इसका आंसर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ। इसका आंसर निकालिए सारे बच्चे, नहीं तो मैं ये होमवर्क में पकड़ा दूंगी तुम लोगों को। R3 और R4 निकालो पहले लिथियम 2+ के केस में, और R3 R4 निकालो हीलियम 2+ के केस में। एटलीस्ट ये तो बता दो समझ में आया कि नहीं आया बेटा क्वेश्चन। आ गया मैम। हाँ आ गया मैम। शाबाश, बोला करो मेरे साथ, नहीं तो मैं ही बोर हो जाऊंगी। ठीक है, R3 निकाल लो, कितना होगा? 0.529। 1.59 आ रहा है बेटा रेशियो में निकालना है, ठीक है? माइनस कर दो इसको, हो जाएगा। मेरे को जल्दी से आंसर बताओ, अदरवाइज मैं होमवर्क के लिए दूंगी फिर तुम लोगों को। एंड कैलकुलेशन में थोड़ा सा परफेक्ट हो जाओ बेटा, वरना प्रॉब्लम आने वाली है चैप्टर्स में। पता चले क्वेश्चन तो आता है लेकिन गड़बड़ कर दी। हाँ जी, बोलो बोलो। नहीं आ रहा आंसर मैम? 2:3। शाबाश, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू राहुल। 2:3 आंसर आएगा। अब मुझे ये बताओ बाकी किस किस का आ रहा है ये वाला आंसर? बहुत अच्छा राहुल, बहुत अच्छा बेटा। नाबनीता यही आया तुम्हारा? नाबनीता माइक में इशू है बेटा। नाबनीता सावन, अर्पित, दिव्यांश, क्या हुआ तुम लोगों को? कहाँ गए? मैम यहीं पे हूँ। तुम निकालेगा कौन? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना टाइम नहीं? मैम हमारा 7:3 आ रहा है। 7:3 में ही नहीं है बेटा, मैम 2:3 आ रहा है। 2:3 आ रहा है। जिसका 7:3 आ रहा है भाई तुमने कुछ गड़बड़ की है, बहुत बड़ी गड़बड़ की है। इसको सोल्व करके देखो ना, -7/3 आ रहा होगा। और ऐसे ही उसको सोल्व करके देखना, -7/2 आ रहा है, दोनों का रेशियो लोगी तो 2:3 आएगा। हाँ जी, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो ये ऐसा होमवर्क तुम लोगों को दे रही हूँ, वैसे तो मैंने करवा ही दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन पे, विच इज, ठीक है ना, 2:3 आ जाएगा, टेंशन मत लो तुम लोग, टेंशन नहीं लेने का है ना। चलो, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है बच्चे वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में, उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। अब कुछ ना कुछ उसका रेडियस था, तो कुछ ना कुछ भैया वेलोसिटी भी होगी, कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी भी होगी। तो हम पहले किसका एक्सप्रेशन निकालेंगे बच्चे, जल्दी बताओ? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है हम निकालने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? चलें बच्चे, शुरुआत कहाँ से करेंगे? जहां से रेडियस ऑर्बिट की रेडियस निकाली थी। कैसे? क्योंकि हमें ये पता है कि कूलम्बिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तभी क्या करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं बताओ, नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो? कूलम्बिक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैंने कहा था आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तभी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता। अगर वो गिर जाएगा तो एटम तो कोलैप्स हो जाएगा, राइट? तो यही बात हमने रेडियस ऑफ, जब हमने ऑर्बिट निकाली थी रेडियस की, तब भी हमने इसको ही यूज किया था। अभी वेलोसिटी निकालनी है तब भी हम इसको यूज करेंगे। तो आप एक चीज देख पा रहे हो, या तो mvr = NH2π यहाँ से स्टार्टिंग होने वाली है, या कूलम्बिक फोर्स = सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे हम जाने वाले हैं। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। चलो, अब हमें ये तो पता ही है, साथ में हमें ये भी पता है बच्चे, सिंस, इधर देखो, सिंस mvr = NH/2π,
ये मैंने क्यों लिखा, पहली बात तो ये बोहर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, राइट। उसके बाद मुझे ये पता है मैम mvr इज इक्वल टू nh/2 है, रेडियस का हम डिराइव कर चुके हैं, v यहाँ पे वेलोसिटी है तो हमें v ही तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिख के यहाँ से वेलोसिटी निकाल पाएंगे। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा nh/2 mr। बोलो हाँ या ना? यस बोलो। मैम। अच्छा यस मैम। अब रेडियस क्या था बच्चे, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर, क्या यही था? यस मैम। अब हम क्या करेंगे, ये रेडियस की वैल्यू इसमें पुट कर दें। मैम कर दो, मजे से कर दो, चलो करो, आओ। NH बाय आराम से करेंगे 2 पाई m, रेडियस की वैल्यू पुट करो, n स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर क्या चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? बोलो। यस मैम। यस मैम। अब जो यहाँ से कैंसिल आउट होता है, यहाँ से कैंसिल आउट करो मैम, n से n गया, एक h से एक h गया, एक पाई से एक पाई गया, m से m गया, और 2 2 जा 4। देखो इसके अलावा कुछ और कट रहा है क्या? तो v क्या आ गया यहाँ पे बच्चे आप लोगों के पास? v आ गया 2 पाई के z e स्क्वायर डिवाइड बाय NH। देख पा रहे हो सभी बच्चा? देख पा रहे हो? मैम। ठीक है, आप Yes, मुझे आपको मेरा देखने से अच्छा अपना वाला ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो अपने हाथ से कर रही हूँ, मुझे तो समझ में आ रहा है जो मैं लिख रही हूँ। आपको देखते हुए तो हो सकता है कि समझ में आए, लेकिन जब आप अपने हाथ से नोटबुक में निकालोगे तो पता चलेंगी चीजें मैम ने कैसे कट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ बच्चे, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। बोलो हाँ या ना? बोलो। यस तो मैम। जब मैं कांस्टेंट की वैल्यू लिखूंगी तो मेरे पास जो v है वो क्या आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाय n मीटर पर सेकेंड। मैम ये लर्न करना है? बिल्कुल हाँ, जब रेडियस वाला लर्न किया था तो वेलोसिटी वाला भी करना मस्ट है। क्या वैल्यू आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाय n मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? और रेडियस क्या थी हमारी nth ऑर्बिट की, उसको भी नहीं भूलना है, 0.529 क्या था n स्क्वायर बाय z आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो ये अभी तक हमने 3 फॉर्मूले जो है कर लिए हैं, एक ये रेडियस का, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है बच्चे कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z बाय n के। अब जैसे जैसे तुम n चेंज करते जाओगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे तुम z एटॉमिक नंबर चेंज करते हुए जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंज होता जाएगा। क्लियर हुआ सभी को बच्चे? क्या मुश्किल डेरिवेशन थी? मैम जम्मा ही मुश्किल नहीं थी, मैम बिल्कुल ही मुश्किल नहीं थी। ठीक है, रेडियस वाली हमने डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट की थी? कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से स्टार्ट की थी, वहां पे हम R निकाल के आए थे। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये सबसे सिंपल होती है। मैम डेरिवेशन करनी है? नीड नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि किस किस चीजों को यूज करके हमने V लेके आए हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, वेरी गुड। अगर क्लियर है तो कैन यू क्रैक इट? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बोहर्स थर्ड ऑर्बिट। स्पीड निकालनी है, स्पीड बोले तो वेलोसिटी है ना। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बोहर्स थर्ड ऑर्बिट फॉर सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम। क्वेश्चन समझ में आया? हीलियम एटम है, बोहर की थर्ड ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कुछ ना कुछ स्पीड होगी, आपको निकालना वो स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन को क्लियर करना बहुत जरूरी है बेटा। मैम कैन यू प्लीज रिपीट? बच्चे देखो, आपको स्पीड निकालनी है बोहर्स थर्ड ऑर्बिट, आपको थर्ड ऑर्बिट की बात की हुई है, और किसके लिए निकालनी है? सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम। सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, सिंगली आयनाइज्ड का मतलब क्या है? हीलियम पे कितने का चार्ज है? जल्दी बोलो। सिंपल सी बात है, बोहर मॉडल किसके लिए था? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज और हाइड्रोजन के लिए था। तो सिंगली आयनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट?
और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। इसी को ही तो बोला है सिंगली आयनाइज्ड। आयनाइज्ड का मतलब क्या हुआ, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो हीलियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन निकला है यानी कि सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, यानी कि क्या चार्ज है उस पे, 1+ का चार्ज है। जब हम उसमें रदरफोर्ड में पढ़ते थे बच्चे अल्फा पार्टिकल, उसमें क्या बोलते थे हम, डबली आयनाइज्ड हीलियम बोलते थे, क्योंकि उस पे क्या था, 2+ का चार्ज था। क्लियर हुआ? Yes, 1.46 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ओके, मेरे को मैम देखो 1.46 मैम ये आ रहा है। 1.45 ठीक है, into यही 10 आ to रहा the है। power। तो 2.18 into 10⁶ Z/n। बेटा Z क्या है, 2 है, 2 और n क्या है, 3 है। तो बस इसको 3 आप सोल्व कर दोगे, कितना आया कोई मुझे बताना एक बार दोबारा। 1.45 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 to the power 6 मीटर पर ओके, सेकेंड। आई होप कि सबका यही आ रहा। यस इजी इजी था। अगर सोचो नीट में ये क्वेश्चन आ गया तो उड़ा के आ जाओगे, जल्दी बताओ। यस यस मैम। मैम। ओके, बहुत बढ़िया। मैम एक और क्वेश्चन करा दो, मजा आ जाएगा, मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, किसी को अगर ये छोटा दिख रहा है, क्योंकि मुझे मेरी स्क्रीन पे एकदम परफेक्ट दिख रहा है, बट मैं अगर अपने फोन से देख रही हूँ तो मुझे बिल्कुल छुटका छुटका सा दिख रहा है। अगर आपको भी बिल्कुल छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा प्लीज उसको जूम कर लो। ये मैंने लगाया तो इसको बड़ा था, ये पता नहीं कैसे छोटा हो गया, बट कोई बात नहीं, आई होप दिख रहा होगा। वो क्या बोल रहा है बेटा, रेडियस, मैं आपको बता देती हूँ। इफ रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट, क्या बोला है, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट इज r, then the radius of third orbit will be। क्वेश्चन को समझाऊं या पल्ले पड़ गया? सेकेंड अगर आपकी ऑर्बिट है तो उसकी रेडियस r है, आपको ये बताना है बच्चे थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? पहले तो ये बताओ। तुम लोग या तो सोल्व करने बैठ जाते हो और मैम को बताना भूल जाते हो, मैम सोल्व कर रहे हैं, मैं सोच में ही पड़ जाती हूँ। हाँ जी बेटा, हम डी ऑप्शन है आंसर। 2.25 आर, 2.25 आर आ रहा है क्या सबका? सेकेंड ऑर्बिट रेडियस मतलब क्या हुआ बच्चे, 0.529। हाइड्रोजन की बात की है ना। इफ रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोहर्स हाइड्रोजन एटम कर लो यहाँ पे, ठीक है, कितना होगा, 4, बोलो हाँ या ना। और ये कितना दिया हुआ है बच्चे, आर, बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। मैम। थर्ड ऑर्बिट क्या होगा, 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। आपको यही निकालनी है थर्ड रेडियस ऑर्बिट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम 0.529 की वैल्यू निकाल के आ जाते हैं, कितनी हो जाएगी, r/4, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। कर दो, यहाँ पे पुट कर दो r/4 इंटू 9 यानी कि 9r/4। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखना 2.25 r आ रहा होगा। बताओ मुश्किल? यस मैम। यस मैम। इतना इजी क्वेश्चन था, आराम से 4 मार्क 4 मार्क ले सकते हो इसके लिए। तो क्या मैं ऑप्शन डी पे टिक मार्क कर दूं? यस यस मैम। मैम। मजा आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये IIT 2004 में आया हुआ है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, तो ये मत सोचना मैम इतना हाई लेवल का क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, कोई हाई लेवल का नहीं है, इजी क्वेश्चन है। Which hydrogen like species will have same radius as that of Bohr orbit of hydrogen atom? Which hydrogen like species will have same radius as that of Bohr orbit of hydrogen atom? उसके बाद एक मजेदार क्वेश्चन आने वाला, मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन। मैम बी। ऐसे बोला करो, बोल या डोग, मेरे को ऐसा समझ में नहीं आता। राहुल बोल। बोल यानी कि बेरिलियम वाला।
पहले तो मुझे ये बताओ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए क्या रेडियस होगी। मैम वो तो सिंपल है, हाइड्रोजन एटम है 0.529, ठीक है। Z बाय एन क्या होता है, n स्क्वायर बाय Z, तो n क्या होगा उस केस में, 1, बोलो। यस मैम। ठीक है, और Z भी क्या होगा 1, यानी कि हाइड्रोजन के केस में आ गई मेरे पास 0.529, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, ओके। अभी हम क्या करते हैं, इसका निकाल के देखते हैं। अभी तुम बी बोल रहे हो तो निकाल के देखते हैं। R2 क्या हो जाएगा 0.529, n स्क्वायर यानी कि बच्चे 4, बेरिलियम का क्या होगा, हीलियम लिथियम बेरिलियम यानी कि 4, तो ये भी कितना आया 0.529, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे, इसका बी होगा। इसका ही जो रेडियस है वो सेम होगा जो बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का होता है, बोलो हाँ या ना। सिंपल था, सिंपल था। अब इन्होंने देखो अब इन्होंने मेंशन ही किया था विच बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब नहीं दिया तो फिर हम तो n इज इक्वल टू 1 ही मान के चलेंगे, ठीक है। और z आपको पता ही है हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बोहर थ्योरी। अब ध्यान से सुनना, इसमें मेरे को आपको कुछ समझाना भी है। इसमें ना एक से ज्यादा मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम इस पे जाते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। क्या ये ठीक है क्या, कोई मुझे बताएगा? सही। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी मैंने आपको बताया था z/n होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के। या आप ऐसे भी लिख सकते हो n की पावर -n, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, उसके बाद मैंने रेडियस क्या बताया था बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, यानी कि ये तो गलत हो गया सी वाला। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर z, बोलो है ना, गलत हो गया ना सी वाला। ठीक है, उसके बाद ये मुझे बताओ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। फोर्स हमने कितना निकाला था, कोई मुझे बता पाएगा? कोलम्बिक फोर्स कितना था बच्चे, K Q1 Q2 डिवाइड में क्या था, डिवाइड में R स्क्वायर था, पक्का? यस मैम। ठीक है, अब Q1 Q2 क्या था, वैल्यू पुट करना है एक बार। आपको मैं लेके जा रही हूँ यहाँ तक, क्या ये एक्सप्रेशन ठीक है या नहीं, ये हमें चेक करना है, राइट। तो Q1 क्या था बच्चे, ZE था न्यूक्लियस पे, और ये किस पे था, इलेक्ट्रॉन पे, E डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो क्या हो गया, K ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यानी कि क्या मैं यहाँ से सिंपल मोटा मोटा ये बोल दूं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z बाय R स्क्वायर के, बोलो हाँ या ना। बोलो, नहीं बोल सकती क्या ये मैं? यस मैम बोल सकती हूँ तो बोलो। यस मैम। चलो, अब R क्या होता है बच्चे, R हम क्या निकाल के आए हैं, R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, n स्क्वायर बाय z, यानी कि n स्क्वायर का स्क्वायर बाय z। देख पा रहे हो सारे? यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का क्यूब डिवाइड बाय n का 4। क्या ये वाला भी ठीक है ऑप्शन, फिर डी वाला? यस मैम। यस मैम। है ना, यानी कि A और D वाला ठीक है मैम। व्हाट अबाउट B? इसको मैं इरेज कर दूं, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अलग से D वाला लिख लेना कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z क्यूब बाय N4, ठीक है मैम। व्हाट अबाउट B ऑप्शन? आपने क्या बोलते हैं 11th क्लास में आई थिंक अभी टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला सीख लिया क्या? वैसे 10th में ही सीख लिया था। क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, कोई मुझे बताएगा? 2πr/v होता है। यस मैम। अब ये मत बोलना मैम नहीं पढ़ के आए, सुहानी पढ़ के आई थी ना बेटा। मैम वी नहीं पता, 2πr पता, डिस्टेंस वो सरकमफेरेंस। ठीक है, वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। हाँ ठीक है। तो ये आप टाइम पीरियड का उसमें पढ़ के आते हैं फिजिक्स में, लेकिन अब केमिस्ट्री में कैसे करेंगे आपको बच्चे पता है। इधर देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, ठीक है, रेसिप्रोकल होगा यानी कि v डिवाइड बाय 2πr, बोलो हाँ या ना, सारे बोलो।
अब Yes. जल्दी से r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। Yes, r इज ma'am. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है n स्क्वायर बाय z। देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, n स्क्वायर बाय ऊपर ले जाऊंगी z, और वेलोसिटी क्या है z बाय n, यानी कि क्या मैं लिख दूं, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर डिवाइड बाय n का क्यूब। बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो यानी कि Yes, क्या ma'am. मेरा ऑप्शन बी भी करेक्ट है? क्या Yes, मेरा ma'am. ऑप्शन बी भी करेक्ट है? चलो, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो थम्स अप दो, और ये सारे फॉर्मूले जितने मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं प्लीज अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। ये टाइम पीरियड वाला मुझे लग रहा है कि नीट में इससे भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, कैसा था ये क्वेश्चन? मजेदार? चलें आगे। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ा था वो देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन में पूछा है, चूज द करेक्ट रिलेशन। मुश्किल था क्वेश्चन? नहीं था, सिर्फ आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि कैसे अप्रोच आप बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए कैसे आप अप्रोच लगाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन इज इजी। ठीक है, चलूं जी आगे। यस मैम। चलिए, अब आगे हम ना एनर्जी की बात करते हैं। अभी हमने वेलोसिटी सीख ली, रेडियस देख ली, है ना, हमने उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। अब हम थोड़ी बात जो है आगे करेंगे, क्योंकि आज हमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, भैया ये सब भी देखना है। ठीक है, अच्छा जी। अब आप में से एक स्टूडेंट अभी पूछ रहा था मैम ग्राउंड स्टेट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आपको एनर्जी लेवल्स दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा है ये बीच में न्यूक्लियस है, और ये येलो सा जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। देख पा रहे हो? अब तो मैंने इसको ब्लू कर दिया। ठीक है, ये देखो Yes, ये क्या लगे हुए हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बने हुए हैं ना, इसको मैंने अलग अलग नाम दिया हुआ है, n = 1, n = 2, n = 3, 4, 5, 6। ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रॉन किस में है, n = 1 में है। तो जब n = 1 होता है बच्चे, इसको, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? लिखो सारे के सारे मेरे साथ, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। जब आप लिफ्ट में जाते हैं, तो सबसे नीचे वाले फ्लोर को क्या बोलते हो आप? ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। तो ऐसे ही जो ये पहले वाला है जिसकी n की वैल्यू 1 है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट। उसके बाद अगर मैं बात करूं n की वैल्यू 2, तो आप जब लिफ्ट में जाते हो तो उसको क्या बोलते हो? फर्स्ट फ्लोर बोलते हो। क्या बोलते हो? फर्स्ट फ्लोर बोलते हो। ऐसे इसमें क्या बोलोगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलोगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलोगे। ऐसे ही n = 3 को क्या बोलोगे बच्चा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलोगे। क्या बोलोगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसी n की वैल्यू 4 को क्या बोलोगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलोगे। मुझे ये बताओ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? मुझे ये बताओ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? मैम n = 6 हो। ठीक है, एक आपको क्या लेके जाना है? आगे लेके जाना है। n1 क्या है? ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझना, +1 ऐड करना है। सेकंड मतलब एक ऐड कर दो, 3 लगाना है। समझ में आ गई सबको बच्चे? तो जब जब आपको ये बोले ग्राउंड स्टेट में है, तो इट मींस जो आपका ऑर्बिट नंबर है और जो आपका शेल नंबर है वो क्या है? n = 1 है। अगर वो बोले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि n की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है? 2 पुट करनी है। ठीक है, अब ये कैसे बोल रही हूँ? एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन इस टाइम n = 1 वाले ऑर्बिट में है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में है। अगर उसको इतनी एनर्जी मिली, अगर उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की? इसके इक्वल एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो ये भैया यहाँ इस ऑर्बिट में चला जाएगा। लेकिन अगर उसको इतनी एनर्जी नहीं मिली तो वापिस वो अपने ग्राउंड स्टेट पे ही रहेगा। तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अगले वाले ऑर्बिट में जाएगा, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रही हूँ। ठीक है, अगर मान लो उसने एनर्जी रिलीज कर दी तो वापिस अपने वाले ग्राउंड स्टेट पे वो वापिस आ जाएगा। हाँ या ना? यस मैम। अगर उसने गेन करी तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जैसे उसने एनर्जी रिलीज की, एमिट की, तो भैया वो वापिस अपने क्या आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब मुझे एक चीज सोच के बताना बच्चे, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, कमजोर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, कमजोर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा या न्यूक्लियस से दूर होगा?
दूर दूर होगा। हम दूर होगा। कमजोर पास इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस। ना, उसके पास एनर्जी कम होगी। वेरी गुड, शाबाश। अरे अरे, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में प्यार कितना गहरा होता है। अगर वो कमजोर इलेक्ट्रॉन है तो भैया न्यूक्लियस के पास रहना चाहेगा, वो तो उसका प्यार है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? कमजोर इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ रहना चाहेगा? न्यूक्लियस के पास रहना चाहेगा। और जब वो न्यूक्लियस के पास होगा जितना इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा क्या होगा? दोनों में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और आपको पता है जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एनर्जी उतनी ही क्या होगी? जल्दी बोलो, कम होगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर 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 जाता जाएगा, उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, हमें ये डिराइव भी करना है, हम ये देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, आगे चलें बच्चा, बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम जो बेसिकली बच्चे हमें एक्सप्रेशन जो डिराइव करना है, वो डिराइव करना है हमें एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? एनर्जी। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है भैया, उसकी एनर्जी कितनी है। मान लो वो n इज इक्वल टू 1 वाली ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है, राइट? तो उसकी एनर्जी कितनी है? वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी है, ये हमें डिराइव करना है। मैम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वही याद करो, वही याद करो। कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे बहुत अच्छा, मजा आएगा, मजा आएगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो। अच्छा, कूलम्बिक फोर्स क्या होता है आप लोगों को पता है मैम? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर। बोलो हाँ या ना? यस मैम। अब एक Yes, बात, ma'am. यहाँ पे मैं किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ? यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ। जैसे मान लो ये आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट? ठीक है, तो Q1 क्या है? मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था, ZE हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो प्रोटॉन पे चार्ज है, दोनों सेम ही होते हैं। सिर्फ उनका क्या डिफरेंस होता है? मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। वैल्यू तो सेम ही होती है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे? लिखो इधर, के ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर MV स्क्वायर बाय आर। अब क्या करेंगे? याद करो, जब मैं आपको रेडियस वाला फॉर्मूला डिराइव करा रही थी तो मैंने कहा था ये आर को कैंसिल मत करना, बताया था मैंने। Yes, ma'am. इसको अभी मत Yes, देखना, ma'am. इसको मत देखना, ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा हमारा। इसको अभी मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। तो अब क्या करेंगे हम? आर से आर क्या कर देंगे बच्चा? कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? आर से आर कैंसिल कर देंगे। बोलो हाँ या ना? क्या आपको यहाँ से काइनेटिक, बेटा म्यूट कर लो ना खुद को। क्या आपको यहाँ से काइनेटिक एनर्जी दिखती हुई दिख रही है क्या? दिख रही है क्या निकलती हुई काइनेटिक एनर्जी? मैम बिल्कुल अच्छे से दिख रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। क्या होती है? बोलो बोलो, हाफ mv स्क्वायर। नहीं पढ़ के आए क्या? अब डोंट टेल की नहीं पढ़ के आए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। मैम पढ़ा है। पढ़ा है तो बोल क्यों नहीं रहे? भूल गए वो अलग बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे? दोनों साइड से क्या करेंगे? हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं। यस मैम। Yes, ma'am. क्या बन गई मैम? काइनेटिक एनर्जी बन गई। और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ गया? के ZE स्क्वायर बाय 2R। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का तुम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाल के आते हो। कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी का? माइनस के ZE स्क्वायर बाय R। ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का, ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे? काइनेटिक एनर्जी प्लस, बोलो, Potential energy. इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी किसकी हो जाएगी? दोनों को ऐड करोगे ना, काइनेटिक भी होगी उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? ऐड करके देखना, यही आ रहा है क्या? ऐड करके देखना बच्चे, यही आ रहा होगा। मुश्किल लग रहा है? मैम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
मुश्किल तो नहीं लग रहा बच्चे? नो मैम, इजी है। नो मैम। इजी है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। आप मुझे कंफर्म कीजिए, जब आप काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं, क्या यही फॉर्मूला आ रहा है टोटल एनर्जी का? इसको जनरली हम ई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? इतना क्लियर है बच्चे? यस मैम। अच्छा, Yes, एक बात बताओ, आर क्या होता है? एन स्क्वायर बाय जेड होता है, तो क्या यहाँ पे मैं एन स्क्वायर बाय जेड पुट कर दूं? देखना बच्चे एक बार, टोटल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2, आर क्या होता है? एन स्क्वायर बाय जेड। तो एनर्जी क्या आ जाएगी? माइनस के ई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 2 एन स्क्वायर। देख पा रहे हो सारे के सारे बच्चे? देख पा रहे हो? yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या है? के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। अगर मैं इन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास एनर्जी की क्या वैल्यू आएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको। पहले आप अपनी नोटबुक में लिखो, 2-3 बार लिखो। E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एनर्जी किस में आई है? जूल में भी आती है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेयर जेड इज योर एटॉमिक नंबर, एन इज योर ऑर्बिट नंबर, ठीक है? लेकिन अगर मान लो आपको एनर्जी जूल में चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिखोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये वैल्यू पुट कर दोगे तो यू विल गेट द एनर्जी वैल्यू which is what? -21.69 into 10⁻⁻19 z square by n square joule per atom। मैम हमें कौन सा याद रखना है? आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाली याद रखनी है। जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो, फिर मुझे चैट बॉक्स में बताओ। एनर्जी, टोटल एनर्जी इज व्हाट? -13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लिखना पड़ेगा, लिखो लिखो जल्दी लिखो। हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला, पोटेंशियल एनर्जी का आप लगा के आते हैं, क्योंकि जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो वो माइनस में लेते हैं, ठीक है? तो आपकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी विच इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने टोटल एनर्जी का जो है फॉर्मूला निकाल लिया, विच इज -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। नेगेटिव का मतलब क्या है? एनर्जी नेगेटिव होने का क्या रीजन है? कि एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। जेड की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जेड की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एनर्जी की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। क्या ये बात मैं बोल सकती हूँ? क्योंकि जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी, नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी, और नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है, इट मींस एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है, एन की वैल्यू बढ़ रही है, तो एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। Decrease. यही तो बोला था मैंने। जैसे जैसे देखो, एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यही तो बोल रही थी मैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया? वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तो बस ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी तक हम कर चुके हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने ये कर लिया है कि जो रेडियस है वो n स्क्वायर बाय z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है वो z बाय n के प्रोपोर्शनल होता है, और जो आपकी एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चा? z स्क्वायर बाय n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, एक कहानी, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी? क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी? इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूं क्या थोड़ा सा? यहाँ से इधर देखो बच्चे, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, ध्यान से देखना, बहुत काम आने वाली है। मुझे एक बात बताओ, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, काम आएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आज जब आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे भैया, मक्खन की तरह क्वेश्चन होंगे, और मुझे बताना मैम हुए कि नहीं हुए, ठीक है? 90%। यस मैम। वेरी गुड। यानी कि आपको एक चीज दिख रही है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? एक सेकेंड,
जो आपकी बच्चा टोटल एनर्जी है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, आप लोग देख पा रहे हैं? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अच्छा, ओके जी, ओके जी। व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी? देखो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? यस मैम, 1/2 का। कि पोटेंशियल एनर्जी को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, है ना, तो वो क्या बन जाएगी मेरे पास? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। यही आ रहा है, ध्यान से देखो। और अगर मैं आपको बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस है, तो क्या दिख रहा है आप लोगों को बच्चे? क्या दिख रहा है? टोटल एनर्जी और मैंने क्या बोला है, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में तो मुझे दिख रहा है नेगेटिव और 1/2। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो अगर मैं 2 को यहाँ ले जाऊं तो के जेड ई स्क्वायर बाय आर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। सिंपल है। तो यानी कि मान लो आपको टोटल एनर्जी दे रखी हो, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभी मैं करवाऊंगी भी सही क्वेश्चन। अगर मान लो आपको टोटल एनर्जी दे रखी हो और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस का साइन आगे लगा देना, ठीक है। अगर मान लो आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रखी हो तो क्या करोगे, 2 टाइम्स कर देना, जितनी टोटल एनर्जी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन? अलग मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आए क्या आप लोग कर लोगे बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, मैम एनर्जी तो ठीक है, एनर्जी तो ठीक है, आपने बता दिया -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। लेकिन अब हमें ना कुछ और चीजें करनी है। जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, राइट, और ये आपके क्या है, ऑर्बिट्स है। देख पा रहे हो सारे बच्चे? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यस मैम। ये क्या है बच्चे, n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, और ये अप टू सो। आप लोगों को क्या काम करना है मेरे लिए, आप लोग z की वैल्यू तो 1 पुट करेंगे क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं, और n की वैल्यू आप 1 2 3 पुट करके मुझे बताएंगे कि एनर्जी की वैल्यू क्या क्या आ रही है। जल्दी शुरू हो जाओ बच्चा। जब n की वैल्यू 1 है तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है आप लोगों को ये बताना है। जब n की वैल्यू 2 है तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है वो बताना है आपको। जब n की वैल्यू 3 है तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है वो आप लोगों को मुझे बतानी है। फाइव तक निकाल लीजिए, काम आएंगी तभी बता रही हूँ, नहीं तो मेरे को कोई शौक नहीं है आप लोगों को ये चीजें ऐसा मतलब आप लोगों को बोलने का, अरे भाई सोल्व करके दिखा दो। आप लोगों को बताऊंगी कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है न्यूमेरिकल्स में। ये 5 वैल्यू आ रही होंगी, देखना सबकी क्या यही वैल्यूज आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ रही होंगी सारी। यस मैम। सबकी यही आ रही है। अब मैम क्या ये हमें वैल्यूज लर्न करनी है? यस, मेरे बच्चों को ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। सारे टीचर्स कहते हैं कि एक जेई एस्पिरेंट्स को ये वैल्यू ऐसे टिप्स पे रटी हुई होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नीट वाले एस्पिरेंट्स को भी ये जो वैल्यूज हैं वो टिप्स पे रटी हुई हो। क्या -13.6 -3.4 -1.59 -0.85 -0.4। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? ठीक है, ये हमने किसके लिए निकाला बच्चे? जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। ऐसी मान लो वो हीलियम के लिए निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या करोगे, -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर। अगर लिथियम के लिए निकालने के लिए बोलेंगे इंटू 3 का स्क्वायर, है ना। अगर बेरिलियम के लिए निकालने के लिए बोलेंगे तो मैम इंटू 4 का स्क्वायर। आपके लिए क्या आ जाएंगे, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन अभी हमने किसके लिए डिराइव किया है, ये हमने हाइड्रोजन के लिए वैल्यूज निकाली है। ऐसी
आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन बस आपको हाइड्रोजन के लिए याद रखना है कि n इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, जल्दी बोलो, -13.6, n इज इक्वल टू 2, -3.4, -1.59, -0.85, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इतना आप याद रखेंगे। क्या ये आप ध्यान रख सकते हैं? यस मैम। पक्का? ओके, अगर आप ध्यान रख सकते हैं, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार जरा इसको नजर मार लो। क्या ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं? एक बार नजर मार लो बस तुम। क्या मैंने ये वाली सारी चीजें क्लियर कर दी आप लोगों को? बोलो ना कुछ और। मैम 1/r क्या है? रेडियस है ना बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1। भाई यहाँ पे ये दिखा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/r। ठीक है, रेडियस दिखा रहा है वो। ठीक है, ओके मैम। ओके, क्लियर हो गया सभी को? इसमें तो कुछ नहीं। ये आप चाहे तो ये स्लाइड को आप मिस आउट भी कर सकते हैं, जितना मैंने कराया है उतना सफिशिएंट है। आप इसमें पता चले जाके कंफ्यूज हो जाए, तो आप जितना मैंने कराया है उतना आप ध्यान रखेंगे। बेशक मैं इस स्लाइड को हटा भी दूंगी। ठीक है जी? यस मैम। ओके 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 ओके। नेक्स्ट जो बोहर्स का बच्चे 5th पोस्टुलेट ये था। अभी तक हम क्या कर रहे थे? आपने एक चीज नोटिस की, आप बीच में पोस्टुलेट तो नहीं खा गए ना? मैं आपको पोस्टुलेट के बाद डेरिवेशन करवाने लग गई थी, आपको अगर याद हो तो। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो 5th पोस्टुलेट है वो ये बोलता है कि ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो तो हमने निकाल लिया, वो तो हमने निकाल लिया कि हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। मतलब इधर देखो बच्चा पार्टी, इधर देखो, चलो मैं आगे लिखवाती हूँ आप लोगों को। इधर देखो बच्चे, समझ में आई ये बात? क्या बोला कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट की कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। निकाली अभी हमने कि n इज इक्वल टू 1 के लिए -13.4 होगी, 13.6 होगी। n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट के लिए कितनी होगी? -3.4 होगी। n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगी? माइनस, जल्दी बोलो, -1.4 के लिए -0.85 होगी। n इज इक्वल टू 5 के लिए कितनी होगी? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसको हम क्या कह रहे हैं? देयरफॉर दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स एंड नंबर्ड एज 1 2 3 4 5। मैम ये तो आपने बता दिया। ठीक है, और आपको पता है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है एनर्जी भी बढ़ रही है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक तो ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखो। एनर्जी तो बढ़ रही है, लेकिन आप लोग देख रहे हो एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है। आप लोग देख पा रहे हो एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है। कैसे मैम? निकाल के देखते हैं। E1 का क्या है बच्चे? -13.6। E2 का क्या था? -3.4। E3 का कितना है बच्चे? माइनस पॉइंट, जल्दी बोलो ना, 1.51। और E4 का क्या है? -0.85। तो एक काम करते हैं, हम निकालते हैं E2 माइनस E1। निकालना एक बार बच्चे। E2 माइनस E1 कितना आएगा? -3.4 प्लस 13.6, तो कितना आ गया ये? 10.2। यस मैम। ठीक है, एक बार ये भी निकाल लो। E3 माइनस E2 -1.51 प्लस 3.4। देखना सॉल्व करने के बाद कितना आया। मेरी तो बड़ी वीक है कैलकुलेशन तुम्हारी मैम की, जल्दी बताओ। मैम माइनस, हाँ, 1.89। -1.89। ठीक है, तो आप देख रहे हो E2 नहीं, माइनस नहीं बेटा, प्लस का माइनस में है। ठीक है, यही आ रहा है सबका, प्लस 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस मैम। ठीक है, ऐसे ही आप E4 माइनस E3 निकालेंगे तो आपको क्या दिख रहा है बच्चे? जब आपका एनर्जी डिफरेंस देखो, E2 माइनस E1 का इतना है, E3 माइनस E2 का कितना है? 1.89। क्या हो रहा है? धीरे 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 क्या हो रहा है? एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था n इज इक्वल टू 1 में, तो उसकी एनर्जी थी -13.6। अगर उसको +10.2 की एनर्जी मिल जाए, ध्यान से सुनना,
अगर उसको प्लस 10.2 की एनर्जी मिल जाए तब तो वो जाएगा भैया सेकेंड ऑर्बिट में, अदरवाइज वो वापिस का वापिस कहाँ पड़ा रहेगा, अपने ग्राउंड स्टेट पे पड़ा रहेगा। इसका मतलब एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। अगर उसको उतनी एनर्जी 10.2 वाली मिलेगी तब तो वो भागेगा सेकेंड ऑर्बिट पे, लेकिन अगर उसको नहीं मिली तो वापिस अपनी जगह पे आके बैठ जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम आप री एक्सप्लेन कर सकते हो? सुहानी बोल रहे हो आप बेटा? यस मैम। मैं बोल रही हूँ जैसे n इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है सुहानी, ठीक है, तो उसका एनर्जी कितना आया था -13.6, राइट। n इज इक्वल टू 2 का आया था -3.4, यानी कि इसका आया था, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, -3.4, इसका -13.6, ठीक है। जब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो वो कितने का आया बच्चे, 10.2, समझ रहे हो? तो यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी चाहिए। एक बात बताओ, जब हमें एनर्जी मिलती है तो हम क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, भागते हैं, ज्यादा एनर्जी मिल जाती है ना। तो ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी अगर मिल जाती है तो वो सेकेंड ऑर्बिट पे छलांग मार के भाग जाएगा। अगर उसको 10.1 भी मिली तब भी वो नहीं जाएगा। यानी कि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड। समझ में आई? और जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है, यानी कि अगर आप कम एनर्जी दोगे तो कम एनर्जी में वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। क्या ये वाले जो मैं बोल रही हूँ पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं बच्चे? यस मैम। पक्का? ठीक है, ये देखो बच्चे, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स देख पा रहे हो? ये वाला फॉर्मूला En2 माइनस E1, जैसे मैंने क्या कहा था, इधर देखना बच्चे एक बार, E क्या था, -13.6 Z²/n² था बच्चे, बोलो। यस मैम। ठीक है, ओके। अगर मैं मान लो, क्या मान लू, अगर मेरे पास एक N2 है, मेरे को नहीं पता कितनी वैल्यू है, और एक है N1, तो मुझे अगर एनर्जी निकालनी हो तो कैसे करूंगी, -13.6 Z² क्या होगा बच्चे, 1/n2² - 1/n1²। बोलो हाँ या ना, क्या ये वाली चीज समझ में? मैम। यस मैम। अगर Z आपका हाइड्रोजन है या कोई भी है तो उसके लिए क्या आप एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं दो एनर्जी लेवल में, जैसे इन्होंने हाइड्रोजन के लिए निकाल के दिखाया, जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाया। तो आप देख पा रहे हैं जैसे 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 आप डिफरेंस निकालते जा रहे हैं, डिफरेंस जो है वो बहुत कम आता जा रहा है। क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? 200% बन सकता है कि जब n की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। E2 माइनस E1 का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, E3 माइनस E2 का एनर्जी डिफरेंस कम होगा। धीरे 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 एनर्जी जो डिफरेंस है, देख पा रहे हो, ये थोड़ा ऐसे था, फिर ये थोड़ा ऐसा ऐसा ऐसा, देख पा रहे हो, कम होता जा रहा है। देख पा रहे हो बच्चे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तक मेरे बच्चों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। नहीं प्रॉब्लम तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि मैम हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट हम जो है क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो, जिसको प्रॉब्लम नहीं है चैट बॉक्स में बोलते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोहर ऑर्बिट ऑफ H एटम, ध्यान से देखना, energy of an electron in the Bohr orbit of H atom -13.6, the energy value of electron in the excited state of lithium 2+ कितना होगा? अब मैम इन्होंने एक्साइटेड स्टेट तो नहीं बताई, अगर एक्साइटेड स्टेट बताते, इधर देखना एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, बोलो। यस मैम। Z हमें पता है, फोर्थ ऑप्शन 30.6। पहले तो बात है बेटा, एनर्जी नेगेटिव में आएगी तो 3 और 4 तो वैसे ही नहीं हो सकता ऑप्शन, समझ गए? एनर्जी की वैल्यू तो वैसे ही
फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखते हैं एक बार, इधर देखो बच्चे, आपको पता है एनर्जी की ये वैल्यू होती है राइट, -13.6 Z²/n²। वो कह रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम, हमें नहीं पता कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन अगर हमें Z पता है, Z हमें ऑलरेडी पता है 3 है, ठीक है, लेकिन हमें फिर भी N नहीं पता कि वो कौन से एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है। तो दिव्यांश ने आंसर बोला है -30.6। दिव्यांश कैसे किया बेटा? मैम मैंने Z की वैल्यू 3 रखी थी हाँ, Z की वैल्यू तो 3 और गिवन है। N की वैल्यू 2 रख दी मैम। फिर मैंने क्यों रखी है N की वैल्यू 2? मैम आपने एक्साइटेड स्टेट बोला तो मैंने उसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माना, तो मैम उसमें N की वैल्यू 2 ही होती है। तुक्का लग गया ये तो बेटा। वैसे इसने यहाँ पे कोई एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं करी हुई है, ठीक है। जैसे देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे, आंसर एकदम ठीक बताया इसने दिव्यांश ने, लेकिन इसको सोल्व कैसे करोगे इधर देखना। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं बच्चे, क्या होती है? -13.6 होता है। N की वैल्यू क्या होती है हाइड्रोजन के केस में, जल्दी बोलो। 1 होती है ना? 1। अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं, ठीक है, और 1² होगा, ठीक है। E2 की बात करूं तो बच्चे क्या होगा? E2 की बात करूंगी तो क्या होगा? -13.6 1/2 का स्क्वायर, यही बोलूंगी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा E3 की बात करूंगी तो -13.6 into 1² ठीक है। कितनी वैल्यूज आई थी इनकी मैम? हमें तो पता है -13.6 आई थी, -3.4 आई थी, और ये कितनी आई थी? -1.51 आई थी। ये कब था बच्चे? ये कब था? ये कब था? जब आप क्या ले रहे हो? हाइड्रोजन एटम के लिए ले रहे हो। अब यहाँ पे लिथियम है, तो लिथियम के लिए क्या करते जाओगे? मल्टीप्लाई कर दो। -13.6 इंटू, बताओ जल्दी, 3 का स्क्वायर, -13.6 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। अब आप देख लो कि कौन सी वैल्यू जो है इनमें से आ रही है, फर्स्ट सेकंड में से कौन सी वैल्यू आ रही है? -30.6 -27.2 जो वैल्यू आ रही है उस पे आप क्या कर देंगे? टिक मार्क कर देंगे। मैच कर लो एक बार, इसको सोल्व करना। -13.6 इंटू 9/4 को कौन सी वैल्यू आ रही है? सोल्व करना बच्चे। मैम फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ऐसे ही मान लो, ये तो ठीक है, वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर, आपने N की वैल्यू 2 पुट कर दी। हो सकता है कि N की वैल्यू 3 हो, क्योंकि उसने हमें बताया नहीं है कौन सी एक्साइटेड स्टेट है ना। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैम हम तो ऐसे सोच रहे थे कि एक बार हम N की वैल्यू 1 पुट कर दें, क्योंकि Z की वैल्यू तो 3 है, हमें पता है लिथियम है, तो हम क्या करते हैं, एक बार N की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, एक बार N की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, और देख लेते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन? तो ये ऐसा स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ? आप लोग N की वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आएगी। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि N की वैल्यू पुट करके देख लो। 1 पुट करोगे तो नहीं आएगा, 2 पुट करोगे तो देखो 2 पुट करते ही आंसर आ जाएगा -30.6। और ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो इसमें। कैसे? क्योंकि मैम आपने हमें बताया था जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या है? नेगेटिव में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd और 4th तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है सभी को बच्चे? यस मैम। यस वाला तो तुम लोग कर दोगे। कहो मैम, जल्दी से आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ अ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट? जल्दी बताओ। माइनस में तो पहली बात है होगी, पॉजिटिव में तो हो नहीं सकती, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को तो वैसे ही भगा दो। तो बताओ, अभी मैंने आपको लर्न भी कराया थर्ड ऑप्शन क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने क्या की हुई है एनर्जी की वैल्यूज, जल्दी बोलो, याद की हुई है। अब देखो, जब मैम को याद है तो बच्चों को भी याद हो जानी चाहिए। क्लियर सभी को? यस मैम। यस। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम की, उसकी एनर्जी इतनी है। फिफ्थ क्या पूछा है? व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट? मैम ये तो बहुत सिंपल है, -2.8 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n²। Z क्या है बच्चा? 1, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहा है, और N क्या हो जाएगा? 5।
कर लोगे? जल्दी बताओ, कर लोगे क्या? यस मैम। यस मैम। पक्का पक्का पक्का। चलो, 6 पोस्टुलेट क्या कहता है? द एमिशन और एब्जॉर्प्शन, वैसे तो ये मुझे थोड़ा पहले डालना चाहिए था, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, बस वही मैं उसको रिपीट करा रही हूँ। द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कैन अकर ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर। क्या बोल रहे हैं ये? क्या बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके दूसरे स्टेशनरी स्टेट पे जाएगा तब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, राइट? जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो वापस कहाँ आएगा? अपनी ग्राउंड स्टेट में ही वो पहुंच जाएगा। जहां से उसने जंप किया वहीं पे क्या हो जाएगा? वो वापस आ जाएगा। यही चीज है। ये देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? एनर्जी इज एब्सॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर एंड एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर टू इनर। बस खत्म। अंदर से बाहर कब जाएगा? अंदर वाली ऑर्बिट से बाहर की तरफ कब जाएगा? जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। बाहर से नीचे की तरफ कब जाएगा? जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा। क्योंकि जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है बच्चे इलेक्ट्रॉन, तो उसका लाइफ टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है, स्टेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर कोई सिस्टम, इवन अपन इस इंसान भी क्या चाहते हैं कि हम क्या रहे? स्टेबल रहे। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाता है तो वहां पे वो स्टेबल नहीं होता। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो कुछ टाइम में अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाता है और क्या करता है? रेडिएशंस को एमिट करता है। ठीक है, आएंगी ये बातें, धीरे धीरे आएंगी, बट आप मुझे पहले ये बताइए, क्या समझ में आ गया? मैम मुझे एक डाउट है। हाँ बोल बेटा। मैम मैं कह रहा था, ये जो मैम एनर्जी को एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, तो मैम रेडिएशन की फॉर्म में क्यों? मैम डायरेक्ट एनर्जी की फॉर्म में नहीं कर सकते? डायरेक्ट एनर्जी तो एमिट कर रहे हैं ना वो। अभी मैं आपको बताऊंगी रेडिएशन ये क्या है, वेव्स की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, अभी मैं जब आपको वो पढ़ाऊंगी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वहां पे आएगा सारा। ओके मैम। ठीक है, चलो फिर आप देखोगे कि कौन कौन सी वेवलेंथ की एनर्जी जो है एमिट कर रहा है, किस रीजन में कर रहा है, विजिबल रीजन में कर रहा है या इंफ्रारेड रीजन में कर रहा है, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आएंगे। ठीक है, चलो ओके मैम। ओके, तो मैंने यही बताया है। देखो, ग्राउंड जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे, सॉरी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब रिलीज करेगा तो वापस कहाँ आएगा? ग्राउंड स्टेट में। और ग्राउंड स्टेट क्या होती है? n = 1 होती है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? कुछ भी नहीं था इसमें। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? इस पे हम पीरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर आपका नेक्स्ट, उसमें हम डिटेल में जाएंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। बस एक बार सुन लो, आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, राइट? इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकाल के फेंकने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? वही क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। फिर बोल रही हूँ मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वही क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। मुझे एक बात बताओ, जब n इंफिनिटी होगा तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कोई मुझे बता पाएगा? जब n की वैल्यू इंफिनिटी होगी, एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि एनर्जी इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²/n²। तो जब n इंफिनिटी, 0। वेरी गुड, एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है भैया वो निकल गया है बाहर। यही तो मतलब हुआ इसका। एनर्जी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर फेंक दिया भाई तुम लोगों ने। ठीक है जी? यस। ओके, तो ये वाला तुम्हारा होमवर्क रहेगा बच्चे। दिस इज योर होमवर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, जो दिमाग किसी का अगर बंद हो रखा है खुल जाएगा इस क्वेश्चन को करके। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या है? होमवर्क रहेगा। ये भी होमवर्क रहेगा। 3 क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दे दिए हैं। और लास्ट में ये बोहर मॉडल के कुछ सक्सेसेस थे। क्या था? पहला ये था कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन कर पाया था, है ना? बता दिया था ना उसने। दूसरा क्या बोला था उसने? कि बोहर्स थ्योरी हेल्प्ड इन कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। भैया ये भी निकाल दिया था। ठीक है, बोहर जो मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर पाया था। मैम ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? आएंगे इस पे, 1-2 लेक्चर में इस पे भी आएंगे। ठीक है,
ये भी सेम उसी पे ही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे कि बोहर मॉडल ऑल्सो अकाउंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सो मेनी लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी जब मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे आऊंगी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये वाली सारी जो है लाइंस हम डिस्कस करेंगे, क्या फॉर्मूला है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन ये 3 आपके होमवर्क है। ओके मैम। ठीक है, ये तो बहुत इजी दिख रहा है ना, ये तो बहुत इजी है। द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि N1 1 है और N2 क्या है, इसमें 4 है। लगा सकते हो ये फॉर्मूला? यस मैम। बस ये वाला फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। और ये वाला तो बहुत इजी है। आयनाइजेशन एनर्जी आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन का इतना, पोटेंशियल एनर्जी of the third lowest electronic level in doubly ionized lithium क्या होगा? बस सिंपल है ये तो। टोटल एनर्जी अगर आपके पास आ गई, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में आपको रिलेशनशिप पता है, बस हो जाएगा क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना? यस मैम। कर लोगे पक्का? चलो, आई होप कि बोहर्स मॉडल आप लोगों को बच्चे पूरा समझ में आ गया होगा।